नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर कमाई के मौके हैं, कहां पर आपको मार्केट में दूर रहना चाहिए और खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या, ये हम सब आपको बताएंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी, मोतीलाल ओसवाल के, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, अतुल गनात्रा है, प्रेसिडेंट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और साथ ही आर.के. जैनामणि है, आईएमडी के साइंटिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में आप देखिए कि बहुत बड़ी तेजी आई है और आज भी दाम चांदी के बहुत बढ़े हैं और हफ्ते भर में करीब करीब 6,000 रुपए तक चांदी महंगी हो गई है। बड़ी तेजी चांदी में हमने देखी है। ग्लोबल मार्केट में दाम $22 के ऊपर चले गए हैं और जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग का संकट सामने आया, इसका जो इम्पैक्ट गोल्ड पर दिखा, उसका फायदा चांदी को भी मिला है और इसलिए चांदी में भी हमने तेजी देखी है। लेकिन क्या चांदी की इस तेजी में दम है? क्या ये तेजी टिकेगी? क्या ये तेजी बढ़ेगी? इसी पर हम पहले बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल नवनीत दमानी जी आपसे यही कि क्या चांदी का ये बुल रन कंटिन्यू रहने वाला है? मृत्युंजय, चांदी में 6,000 रुपए की रैली 10 दिन में आना कोई खास बात नहीं। हमने पहले भी देखा है कि चांदी की चाल ऐसे ही रहती है, वो महीनों तक सुस्त कारोबार करता है और अचानक से एक मोमेंटम पकड़ता है। तब 8, 10, 15,000 रुपए तक की रैली हमने नॉर्मल टाइम्स में भी चांदी में आते हुए देखी है। इस समय हम देख रहे हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस उभरता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से चांदी और गोल्ड दोनों की प्राइसेस में एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा मानना यह है कि करंट मोमेंटम जो है वो 22 मार्च में जो फेड की बैठक है उससे पहले थोड़ा सा कूल ऑफ या थोड़ा सा डाउन टाइम होता हुआ नजर आएगा और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में, अगले 1-2 सेशन में थोड़ी सी नरमी छा सकती है। 67,800, 68,000 के आसपास सेल करने की रणनीति रहेगी। 68,600 का आप स्टॉप लगाए, 66,500, 66,600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, पटनायक जी, आपका व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर? क्या 70,000 अगले हफ्ते हम देख लेंगे चांदी को? मुझे लगता है कि चांदी थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट मिलेगा, क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका अनुमान है कि अभी हाल फिलहाल में जो बैंकिंग क्राइसिस आया है थोड़ा सा वो रिस्ट्रेन करेगा अपने यूएस फेड को कि इतना एग्रेसिव स्टैंड नहीं ले, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट पहले आ रहा था 1-2 हफ्ते से वो बहुत ही ज्यादा ही हॉकिश था। बट कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मॉडरेट करना पड़ेगा और वही चीज मार्केट फैक्टर कर रहा है कि कहीं 50 बेसिस पॉइंट की जगह 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है। उसके चक्कर में हमने देखा है गोल्ड सिल्वर में तेजी आते हुए। तो दोनों को ध्यान देते हुए मुझे लगता है कि चांदी यदि 67,000 के आसपास आता है तो एक बार खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 66,300 का। टारगेट प्राइस मेरा 68,000 का है। आप भी कह रहे हैं कि चांदी में तेजी बढ़ सकती है। 68,000 का टारगेट, 67,000 पर बाइंग की कॉल और 66,300 का स्टॉप लॉस आप चांदी में लगा सकते हैं। तो ये राय आपकी चांदी पर, मतलब आप दोनों को लगता है कि चांदी में भी तेजी रहेगी। चलिए, तो मैंने नेक्स्ट वीक के लिए पूछा। अब अगर मैं इस पूरे साल के लिए पूछूं तो नवनीत जी, क्या इस साल आप 1 लाख का प्राइस देख रहे हैं चांदी का? मुझे लगता है कि 80-82 हजार, 85,000 तक स्तर हम डेफिनेटली चांदी में देख लेंगे। 1 लाख तक के स्तर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, फारफेस्ट लग रहा है, बट करंट मोमेंटम जो है और इसी तरह अगर संकट बढ़ते रहे और चाइना की डिमांड अगर सुधरती रही मेटल्स के लिए, तो मुझे लगता है कि ये स्तर भी कोई आम बात नहीं होगी। हालांकि टिकना वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। $28, $30 के ऊपर चांदी को टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मोमेंटरली जरूर 85,000 के ऊपर के भाव हम देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 80,000 के ऊपर का भाव दिख जाएगा। पटनायक जी, थोड़ा और जोर लगाएंगे क्या आप 1 लाख तक के लिए चांदी में? अभी जोर किस तरफ का लगेगा पता नहीं है एक टाइम के बाद में, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलना पड़ेगा। देखिए, चांदी का मेरे को लगता है कि 80,000 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि गोल्ड का यदि टारगेट हम लोग सब बोल रहे 65,000 तक जा सकता है, तो चांदी डेफिनेटली 85,000 तक भी जा सकता है। बट जैसे नवनीत जी बोल रहे, मेरा भी अनुमान है कि 80,000 का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि 80,000 के आसपास का लेवल इस पूरे साल में चांदी में दिख जाएगा। अगले हफ्ते भी आप लोग कह रहे हैं कि तेजी यहां पर चांदी में रहेगी। तो ये तो बात हो गई चांदी की। अब बात गोल्ड की। अब गोल्ड में आप देखिए कि पिछले 2 महीने में सबसे अच्छा हफ्ता गोल्ड के लिए रहा है। ये प्राइस के लिहाज से 58,100 के ऊपर मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी अपसाइड हमने देखा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेजी आई है। $125 के आसपास की तेजी एक हफ्ते में आ गई है। गोल्ड पर आपका व्यू क्या है नवनीत जी? गोल्ड में आप क्या करें, क्योंकि अगला हफ्ता बड़ा अहम है, फेड की मीटिंग है, क्या करें गोल्ड में? वो एक्चुअली सारा गणित वहीं पे आके अटक जाता है कि अगले हफ्ते जो फेड की मीटिंग है
उसमें क्या निष्कर्ष आएगा, उसमें क्या डिसीजन आएगा। कल भी हमने देखा ईसीबी ने करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है, और साथ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसमें फेड मेंबर्स और सेंट्रल बैंक काफी एक्टिव हो गई है अचानक से, जिसको कहीं ना कहीं वो एक मिटिगेट कर लेंगे टू अ लार्ज एक्सटेंट। मेरा मानना यह है कि $1940 के ऊपर गोल्ड को एक बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिएगा पार करने के लिए, जो कि प्राइस को $2000 तक ले जाता है। पर जब तक वो नहीं होगा, एक बार एक सेलिंग सिंक में गोल्ड आ सकता है। करंट भाव के आसपास 58,500 58,400 के आसपास सेल की स्ट्रेटेजी रहेगी। 58,650 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 58,000 के नीचे का टारगेट देखने मिल सकता है। गोल्ड पर आपकी ये राय। पटनायक जी, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? इंट्राडे में मेरे को लगता है 58,100 का लेवल आता है, तो वहां से हम लोग खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 57,800 का, और टारगेट प्राइस रहेगा 58,500। ओके, चलिए अब बात करते हैं मौसम की। और पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जो बेमौसम बारिश हो रही है, ये हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और कल रात भी महाराष्ट्र सहित कुछ और राज्यों में भारी बारिश हुई, आंधी तूफान ओले भी गिरे, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फसलों को नुकसान हुआ। जो तैयार फसल, जो मंडियों में फसल रखी हुई है, देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। ये तस्वीर हम महाराष्ट्र की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल महाराष्ट्र के 4 जिलों में बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान और ओले भी गिरे, उससे किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान। करीब करीब 1550 हेक्टेयर में फसल बर्बाद होने की खबर आई है। बहुत तेज आंधी तूफान कल महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। हमारे साथ आर.के. जैनामनी हैं, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो महाराष्ट्र की तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं सर, क्या पहले मैं महाराष्ट्र से ही शुरू करता हूँ, क्या महाराष्ट्र के जिलों में या महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में अगले कुछ दिनों में और आंधी तूफान, बारिश, ओले हम देखेंगे सर? नहीं, अभी तो सर मतलब कम होगा। विदर्भ में रहेगा, मराठवाड़ा में थोड़ा रहेगा, लेकिन अभी कम के मतलब कम होने का ज्यादा चांस है। पर्टिकुलरली मैंने जैसे बताया, कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल कोंकण, गोवा या मध्य महाराष्ट्र में हो। अदरवाइज आज एक दिन रहेगा थोड़ा एक्टिविटी, फिर कल से कम हो रहा है। अच्छा, है ना महाराष्ट्र। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो काल जो 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स जो हुआ, वो तेलंगाना में ज्यादा इम्पैक्ट था। तेलंगाना में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड हेलस्टॉर्म, जो ओले गिरा है, और ओले का साइज भी थोड़ा बड़ा था। और उसके साथ साथ जो तेलंगाना में जो हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है, रायलसीमा में भी रिपोर्ट हुआ, और नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु जो अंदरूनी इलाका है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश जहाँ फेरी सर्विस भी होता है, और काफी खरीफ का पीक एक्टिविटी है, वहाँ भी ओले गिरा है, और कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग विंड भी हुआ है। जैसे हमारा प्रेडिक्शन था, मतलब 5-7 दिन पहले बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु। अच्छा, विदर्भ में जो हम थोड़ा बोले थे वैसे नहीं हुआ, बट आज होगा एक्टिविटी। मध्य प्रदेश में भी ओले गिरा है, और पंजाब में अच्छा रेन हुआ है, जैसे लुधियाना एंड अदर प्लेसेस है। बट ये ऑन टाइमली रेन है। मुझे नहीं लगता ये रेन का कोई ज्यादा मतलब वेजिटेबल्स छोड़ के कोई सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सब राइजनिंग स्टेज पर है मेजोरिटी ऑफ द क्रॉप। तो हमारा एग्रो एडवाइजरी भी जारी है। और अभी जो अगले 3 दिन का जो मेजर वार्निंग हमारा ऑरेंज कलर है, वो मेनली विदर्भ है, और मध्य प्रदेश है, और पंजाब है, और मैंने जैसे बताया तेलंगाना का तो है ही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब जगह में है। और धीरे धीरे ये 48 आवर्स के बाद ये जाएगा, जो बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएगा। अच्छा, और हाँ, बस ये एक्टिविटी, ये तो वेट स्पेल तो काफी लंबा है और काफी इम्पैक्ट। तो ये बिहार, बंगाल और बाकी हिस्सों के लिए आपका ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है सर? अभी शुरू नहीं किया, बट जब ऐसे मतलब जैसे मैं बताया 48 आवर्स के बाद वो एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मतलब जैसे 17-18, तो मेनली कल रात से समथिंग लाइक दैट ये सारा पूर्व के दिशा में जाएगा। तो एक के बाद एक WD जारी है। और ये जो है मतलब मैंने जैसे कल शेयर किया था कि कंजिक्यूटिवली 2 वीक्स से मार्च में हीट वेव नहीं हुआ, और बीच बीच में रेन भी हुआ है। WD काफी एक्टिव आ रहा है। अगले भी दूसरा WD आ रहा है अराउंड 19, और एक WD आ रहा है 23rd। तो ये लगता है कि मार्च का जो रिमेनिंग डे है, तापमान जो है कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अभी किसानों के लिए कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से? हमारा एडवाइजरी मेनली था कि जो मध्य प्रदेश में गेहूं जो है वो मतलब जल्दी पकता है, तो इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ गेहूं का राइपनिंग, हार्वेस्टिंग हो गया, उसको जल्दी खेत से लाए,
सो दैट ये जो वेट स्पेल है उसका, जैसे आप बोल रहे थे कि उसका इम्पैक्ट कम रहे, तो अकॉर्डिंगली नॉट ओनली गेहूं, अदर क्रॉप्स भी है, जैसे दाल का है एंड बहुत सारा डिटेल्स है। तो डिटेल्स ना हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारा एग्रीकल्चरल एडवाइजरी यूनिट है और सारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शेयर करते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र को भी शेयर करते हैं। तो अच्छा। काफी मतलब एक बना हुआ है, मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले और ये इंश्योर करे कि अगर कहीं क्रॉप लो लाइंग एरिया में है कहीं, क्योंकि कहीं कहीं हेवी रेन भी हो जाता है तो इसमें तो डैमेज बहुत होता है, और पर्टिकुलरली जब ओले गिरता है तो उसमें फिर वेजिटेबल वगैरह, टमाटो और ग्रेप्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो अच्छा सर, अभी देश के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि अगले 2-4-5 दिनों में या हफ्ते भर में ओले गिरने वाले हैं, क्योंकि ओले से ज्यादा डैमेज हो रहा है क्रॉप को? पूरा जो पंजाब, हरियाणा, ये हमारा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये इसमें आ जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर, है ना। अभी जो हो गया था महाराष्ट्र में तो कम हो जाएगा, महाराष्ट्र तो आउट हो जाएगा कल से, महाराष्ट्र में नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया लास्ट 24 आवर जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो हुआ वो कंटिन्यू करेगा 24 आवर, फिर कम होगा। और ये 2 दिन के बाद, जैसे मैंने उत्तर भारत का बताया, उत्तर पश्चिम भारत का 2 दिन के बाद फिर ये सारे जो क्लाउड और जो विंड का कन्वर्जेंस जोन है वो धीरे धीरे जाएगा बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न। अच्छा, 2 दिन बाद बदल होगा। अच्छा, ठीक है। एक छोटा सवाल जैनामणि जी आपसे और, कि महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, कल से टेम्परेचर कुछ कम हुआ है, तो मुंबई की गर्मी को लेकर क्या आउटलुक है आपका? अभी तो ऐसा है ना, तो वही पॉकेट वाइज कहाँ डेवलप होता है, जैसे सौराष्ट्र में अभी तक मार्च में 5-6 दिन हुआ है, बॉम्बे में भी 4-5 दिन हुआ है, तो जो भी छोटा मोटा डेवलप होता है, लेकिन इतना उसका कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी इतना बारिश हो गया, मेरे ख्याल से अभी अगले 3 दिन तक तो तापमान नहीं बढ़ेगा। अच्छा। फिर जब महाराष्ट्र का बात करेंगे तो डेफिनेटली 20-21 से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन उसको दबा देगा क्योंकि वो भी एक WDR है। तो राइट सर, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया आर के जैनामणि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम पर डिटेल आउटलुक, डिटेल अनुमान बताने के लिए कि आगे बारिश को लेकर क्या सिचुएशन रहने वाला है देश के अलग अलग हिस्सों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कॉटन की, और कॉटन को लेकर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ताजा अनुमान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि इस साल 8.5 लाख गांठ के आसपास का उत्पादन कम रह सकता है। ये इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, प्राइस क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। गनात्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं सर कि ये आपका फाइनल अनुमान है या आगे कुछ रिवाइज करेंगे इसको? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। जी देखिए, ये तो कमेटी के मेंबर के ऊपर डिसाइड करता है। कल भी जो मीटिंग हुआ था, टोटल 10 स्टेट में कॉटन उगता है, वहाँ के सभी मेंबर 25 मेंबर कमेटी में हाजिर थे मीटिंग में, और उन्होंने मेन चिंता दर्शाई है कि जो यील्ड है इंडिया का वो एक तो कम हो रहा है, और दूसरी जो वजह बताई क्रॉप कम होने की कि जो टॉप पिकिंग, जो 3rd और 4th पिकिंग फार्मर लेते हैं वो इस साल ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लांट्स है 90% एरिया में अपरूट कर दिए प्लांट्स को, क्योंकि कपास का भाव अभी है 7,000 रुपया। 7,000 रुपये में उनको प्लांट खड़ा रखना परवड़ता नहीं है, और दूसरा क्रॉप लेंगे तो 25-30 लाख गांठ ये जो फर्दर कॉटन आता है लास्ट पिकिंग का 3rd और 4th, वो भी इस साल आने वाला नहीं है। तो ये मेन वजह है मृत्युंजय जी। और जो आपने पूछा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वो तो कमेटी डिसाइड करेगी, मगर अगर ऐसा ही रहा और फार्मर का रवैया नहीं बदला तो थोड़ा क्रॉप आगे चल के भी फिर से कम हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो प्राइस क्या होगा सर? प्राइस कुछ बढ़ेंगे अभी कॉटन के? प्राइस देखिए, अभी तो अराइवल अच्छा आ रहा है और मिलों को भी पड़तर नहीं है, तो मिले भी क्या है कि जितना माल चाहिए उतना ही ले रही है। अराइवल आ रहा है 1.25 लाख गांठ के करीब, और मिल वाले ले रहे हैं 1,10,000 गांठ। मिल वाले रोज ले लेते 10-15 हजार गांठ, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अभी तो चल रहा है। मगर ये जब अराइवल, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 30 अप्रैल के बाद या मई महीने में अराइवल कम होगी तो ये भाव फिर बढ़ना चालू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि अगले साल बारिश की भी, अल नीनो की भी चिंता है, और ये अगर कपास के भाव 7,000-8,000 रुपया रहे तो अगले साल सोइंग भी इंडिया में कपास का सोइंग 15-20% कम हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल मई के बाद भाव बढ़ेंगे। मिल वालों को, जिसके पास पैसा है, फंड है, अभी माल लेना चाहिए। बहुत रिजनेबल भाव है और क्वालिटी भी अच्छा आ रहा है, तो अभी माल लेना चाहिए।
अतुल जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपना व्यू देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। बात कच्चे तेल की और क्रूड में बहुत तेज गिरावट के बाद अब रिकवरी आई है और 10 से 12% तक दाम गिरने के बाद ये रिकवरी आई है। रिकवरी के बावजूद ये इस साल का कच्चे तेल का सबसे खराब हफ्ता है। तो नवनीत जी आप बताएं, क्रूड को लेकर चिंता तो है ही, डिमांड घटने वाली, क्या किया जाए क्रूड में अभी? जी हमने देखा है कि करीब करीब 3 महीने 6000 और 6600 ये लेवल में क्रूड ट्रेड करा था और उसके बाद फाइनली 2 दिन पहले एक ब्रेकडाउन देखने मिला जहां पे प्राइसेस करीब करीब 10% कोलैप्स हो गई। कल के सत्र में थोड़ी बहुत बढ़त देखने मिल रही थी, प्राइमरीली क्रूड एक्सपायरी भी था और मुझे लगता है कि जब जब थोड़ी बहुत रिकवरी इक्विटी मार्केट या रिस्की एसेट में आएगी, थोड़ी रिकवरी आएगी, बट $70 के ऊपर अब WTI को ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जब तक कोई खास ट्रिगर नहीं मिल जाता। फिलहाल के लिए सेल करके चलना चाहूंगा, 5750 के आसपास सेल करिए, 5840 का टॉप लगा एंड 5600 के टारगेट फिर से देखने मिल सकते हैं। क्रूड पर आपकी राय ये। नेचुरल गैस में थोड़ी सी नरमी है 1.5% के आसपास की, तो पटनायक जी यहाँ पर कोई ट्रेड? देखिए ट्रेड ऐसा है कि यदि 208 रुपए खुदाता है नेचुरल गैस तभी थोड़ा एक बार लॉन्ग करके चल सकते हैं, पर एक स्टॉप लॉस लगेंगे 203 का और टारगेट प्राइस रहेगा 214 का। नेचुरल गैस में भी ज्यादा तेजी का कोई अनुमान नहीं है, पर प्योरली ऑन अ टेक्निकल बेसिस इंटरडे ट्रेड के लिए ये मैंने कहा। ओके ठीक है। अब बात मेटल की, और मेटल में भी देखिए मंदी वाली खबर से एक गिरावट का माहौल बना था। 2 महीने के लो पर चला गया था LME पर कॉपर, उसके बाद 2 महीने के लो से रिकवरी इसलिए आई क्योंकि क्रेडिट स्विस वाली जो खबर आई थी पहले नेगेटिव संकट वाली, उसके बाद खबर आई कि स्विस बैंक की तरफ से आर्थिक राहत दी जाएगी, तो उसके बाद जो क्रेडिट स्विस में रिकवरी आई उसका फायदा मेटल को भी मिला है, कॉपर भी वहां से रिकवर हुआ है। क्या करें मेटल में नवनीत जी? हमने लास्ट कुछ हफ्तों में देखा कि मेटल के फंडामेंटल तो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे दबाव डाल रहा है, भले ही वो डॉलर इंडेक्स हो या क्रेडिट स्विस की तरफ से जो न्यूज आ रहा है वो है। मेरे हिसाब से 8500 के आसपास जो प्राइसेस करेक्ट हो गए, बहुत अच्छे बाइंग लेवल के आसपास आ गए LME पे, और डोमेस्टिक लेवल पे भी 750 के आसपास मिल रही है, एक अच्छी बाइंग लेवल है। बायो डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, 749 का आप स्टॉप लगाइए, 760 765 तक के टारगेट आपको जल्दी देखने मिल सकते। आपकी कोई टॉप पटनायक जी? क्योंकि चीन को लेकर बड़ा पॉजिटिव व्यू आ रहे हैं, ओपेक ने भी अनुमान जताया, कुछ और एजेंसी का कहना है कि चाइना की ग्रोथ जो है आगे अच्छी रहेगी, तो क्या व्यू है आपका ओवरऑल? आज के लिए टॉपिक क्या है मेटल में आपकी? मेरे लिए एल्यूमिनियम है, आई थिंक 205 का लेवल आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे 203 का और टारगेट प्राइस रहेगा 208 का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे आप नजर रखिए और अगले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण कई कमोडिटीज के लिए हैं, और आप देखिए कि एक तो नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, उस पर आप नजर रखिए कि वहां पर क्या होगा ब्याज दरों को लेकर। ओपेक सऊदी अरब और जो रूस के मंत्री हैं, जो ओपेक और गैर ओपेक के मंत्री हैं, उनकी एक मीटिंग होने वाली है कच्चे तेल की गिरावट को देखते हुए कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो नेक्स्ट वीक बहुत इवेंटफुल हफ्ता है, उस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया पटनायक जी आपका और नवनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।